वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो बताओ भाई, सब लोग बढ़िया हो ना एकदम? चलो अच्छी बात है, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे मानव तंत्र, आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है मानव तंत्र। ठीक है, तो कल मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता क्या है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि जो मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र है वो ऐसे विभिन्न अंगों का समूह होता है जिसमें रक्त द्वारा कोशिकाओं के मध्य गैसों, हार्मोनों, पोषक तत्वों तथा उत्सर्जी उत्पादों का क्या होता है, परिवहन होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन, ये परिभाषा होती है रक्त परिसंचरण तंत्र की। ये किसके द्वारा परिवहन होता है? परिवहन होता है रक्त के द्वारा। ओके, आगे ना समझ? ठीक है, तो मैंने ये आपको बताया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र का जो प्रमुख अंग होता है, जो केंद्र अंग होता है, वो कहलाता है हार्ट यानी कि हृदय। तो आज हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो हृदय को पढ़ाने से पहले एक बार मैं आपको रक्त वाहिकाओं के बारे में बता देता हूं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं रक्त वाहिकाओं में क्या बहता है? रक्त बहता है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र। ओके, तो ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम है, वो आपका चैप्टर चल रहा है। तो इसमें मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं, इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। कि ये होती क्या है और ये क्या कार्य करती है। ठीक है, तो रक्त वाहिकाएं होती हैं, इनका जो प्रमुख कार्य होता है, प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त का परिवहन करना। रक्त का परिवहन करना यानी कि संचरण करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन करना। ठीक है, तो इन्हीं रक्त वाहिकाओं में, रक्त वाहिकाओं इन्हीं को बोलते हैं रक्त वाहिनियां। ठीक है, वाहिनियां। तो इन्हीं रक्त वाहिकाओं या रक्त वाहिनियों में क्या बहता है? रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है। रक्त बहता है। ठीक है, तो इन्हीं रक्त वाहिकाओं के द्वारा जो रक्त होता है वो आगे पहुंचता है किसमें? कोशिकाओं तक। रक्त वाहिनियों के द्वारा, रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त कहां तक पहुंचाया जाता है? रक्त पहुंचाया जाता है कोशिकाओं तक। कोशिकाओं तक। ठीक है, तो इन रक्त वाहिनियों का क्या रहता है? शरीर में जाल का निर्माण करती हैं। जाल का निर्माण करती हैं। तो इस रक्त वाहिनियों के जाल में रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनका प्रमुख कार्य होता है ब्लड का सर्कुलेशन करना यानी कि रक्त का प्रवाह करना। इन्हीं रक्त वाहिकाओं के अंदर ही रक्त का क्या होता है? प्रवाह होता है। ठीक है, अब ये होती कितने प्रकार की है? तो रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती है धमनी, इसको बोलते हैं आर्टरी, और दूसरी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो होती हैं सिरा, इसको बोलते हैं वेन। ठीक है, तो जो ये 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और सिरा यानी कि आर्टरी और वेन। अब देखते हैं कि ये धमनी क्या होती है, ठीक है, और सिराएं क्या होती है, इनका कार्य क्या होता है, इनमें किस प्रकार का रुधिर बहता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं धमनी यानी कि आर्टरी। तो इन धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। कैसा रुधिर? शुद्ध रुधिर यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, यदि यह रक्त है वो शुद्ध होगा तो कैसा होगा? ऑक्सीजनित होगा। ऑक्सीजनित। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब हुआ कि धमनियां होती हैं उनमें ऑक्सीजनित शुद्ध रुधिर बहता है। यानी कि ऑक्सीजनित का मतलब होता है ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुली रहती है। क्या घुली रहती है? ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन गैस घुली रहती है। यदि रक्त में ऑक्सीजन गैस पर्याप्त मात्रा में घुली रहती है तो वो रक्त कहलाता है शुद्ध। कैसा कहलाता है? शुद्ध। ठीक है,
और यदि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, उसकी बजाय कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, तो वो रक्त कहलाता है अशुद्ध रक्त। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो धमनियां होती हैं वो शुद्ध रक्त का फ्लो करवाती हैं। इसके साथ ही जो धमनियां होती हैं, धमनियां रक्त को हृदय से, कहां से, हृदय से अंगों एवं ऊतकों तक ले जाती हैं, अंगों एवं ऊतकों तक ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, धमनियां होती हैं वो रक्त को हृदय से ले जाती हैं, कहां तक, अंगों और ऊतकों तक ले जाती हैं। अब ये सिराएं क्या होती हैं, सिरा, इसको बोलते हैं वेन। तो इसका जस्ट बिल्कुल अपोजिट होती है सिराएं, यानी कि सिराओं में बहता है अशुद्ध रुधिर। कैसा, अशुद्ध रुधिर यानी कि रक्त। ठीक है, अशुद्ध रुधिर होगा तो ये कैसा होगा, ये होगा बी ऑक्सीजनित। बी ऑक्सीजनित, बी ऑक्सीजनित का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन कैसी होगी, अनुपस्थित होगी। ठीक है, तो बी ऑक्सीजनित को इंग्लिश में बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो जो स्राएं होती है उनमें अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी कि बी ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। और इसके साथ ही जो इनका कार्य होता है, सिराएं रक्त को कहां से कहां ले जाती हैं, सिराएं रक्त को अंगों एवं ऊतकों से, अंगों एवं ऊतकों से ये पहुंचाती हैं हृदय में, हृदय में ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, ले जाने का कार्य करती हैं। तो धमनियां होती हैं, धमनियां तो हृदय से अंगों तक ले जाती हैं रक्त को, और जो स्राएं होती हैं वो अंगों एवं ऊतकों से कहां ले जाती हैं, वापस हृदय में ले जाती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की उल्टी होती हैं, धमनियों में शुद्ध बहता है और स्राव में अशुद्ध बहता है। ठीक है, आगे ना समझ। तो ये हो गई आपकी रक्त वाहिकाएं। लेकिन अब बात के रूप में एक मेन बात है इसमें यह है कि मैंने बताया कि धमनियों में कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध। ठीक है, तो स्राव में कैसा बहता है, अशुद्ध। लेकिन एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, और एक स्रा ऐसी होती है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, यानी कि वापस से फिर उल्टा हो गया। ठीक है, तो धमनी के बारे में मैं आपको यहां बता देता हूं। जो धमनी, उसका नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो धमनी होती है जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। इसमें कैसा रुधिर बहता है, इसमें बहता है अधूर। जबकि धमनियों में कैसा बहना चाहिए, धमनियों में शुद्ध बहना चाहिए, जबकि इस धमनी में कैसा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। इसी की तरह एक सिरा होती है, ठीक है, उसका नाम भी ऐसा ही है, फुफ्फुसीय सिरा। इसको भी ऐसे ही बोलते हैं, पल्मोनरी, और आर्टरी की जगह आ जाएगा वेन। ठीक है, तो इसमें शुद्ध रुधिर बहता है। कैसा, इसमें शुद्ध रुधिर बहता है। ओके, तो इस सिरा यानी कि फुफ्फुसीय सिरा में तो बहता है शुद्ध रुधिर, जबकि सिराओं में बहता है अशुद्ध रुधिर। ठीक है, और जो ये फुफ्फुसीय धमनी होती है, इस फुफ्फुसीय धमनी में बहता है अशुद्ध रुधिर, जबकि धमनियों में बहता है शुद्ध रुधिर। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे अभी मैं हार्ट को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, यानी कि हृदय को जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है वो कहां पाई जाती है और उसका कार्य क्या है। ठीक है, और ऐसी फुफ्फुसीय सिरा कहां पाई जाती है और उसका कार्य क्या है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त वाहिकाएं क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है और उनके कार्य क्या है। ठीक है, ओके, अब मैं मिटा देता हूं। इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं हृदय के बारे में, यानी कि हार्ट के बारे में। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हृदय के बारे में। हृदय यानी कि हार्ट। ठीक है, तो ये हार्ट है, ये किससे बना होता है, हृदय हमारा होता है, ये पेशी ऊतक से बना होता है। किससे, पेशीय ऊतक से बना होता है, ऊतक से बना होता है। मैंने बताया था रक्त परिसंचरण तंत्र का जो प्रमुख अंग होता है वो कौन सा होता है, हार्ट होता है, यानी कि हृदय होता है। यह पेशीय ऊतक से बना होता है, एवं यह कैसा होता है, यह मांसल होता है, यानी कि मांस का बना होता है, खोखला होता है, एवं जो इसका आकार होता है वो कैसा होता है, बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान आकार होता है इसका, बंद मुट्ठी के समान।
और इसका रंग कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान लाल रंग का क्या होता है? एक अंग होता है, यानी कि ऑर्गन। ठीक है, और यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है हृदय, यानी कि हार्ट। ओके, समझ में आ गया ना? ठीक है, ये मार्शल, अच्छा ठीक है, अब दिख रहा होगा मार्शल सही से। एवं, और यह जो हृदय होता है, हृदय दोहरी भित्ति के समान झिल्ली नुमा संरचना से घिरा रहता है, और यह जो दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है, इसी संरचना को हम कहते हैं हृदय आवरण। क्या कहलाता है? हृदय आवरण। हृदय आवरण को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिकॉर्डियम। ठीक है, तो ये हृदय आवरण होता है। इस हृदय आवरण में एक द्रव भरा रहता है जिसका नाम है हृदयावर्णी द्रव। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पेरिकॉर्डियल फ्लूइड। ठीक है, अब ये जो हृदयावर्णी द्रव होता है, यानी कि जो पेरिकॉर्डियल फ्लूइड होता है, यह क्या काम करता है? तो यह हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है, यानी कि जो बाहर से जो इम्पैक्ट पड़ते हैं हृदय पर, आघातों से बचाता है। ओके, यानी जो छोटे मोटे धक्के लगते हैं, हृदय पर शॉक लगता है, ठीक है, जैसे मुट्ठी से अपने मारा, तो उसका जो रक्षा करता है, उससे जो रक्षा करता है वो करता है हृदयावर्णी जो द्रव भरा रहता है। किसमें भरा रहता है? ये हृदय आवरण में भरा रहता है। और हृदय जो आवरण होता है, मांस से बना हुआ दोहरी भित्ति के समान एक झिल्लीनुमा संरचना होती है, वो क्या कहलाती है? हृदय आवरण कहलाती है। ठीक है, आ गया समझ? और अब देखते हैं कि इसके कार्य क्या है। ठीक है, अच्छा यही लिख देता हूं। तो हृदय के जो कार्य हैं वो मुख्य कार्य होते हैं। पहला तो होता है ब्लड को पंप करना, यानी कि रक्त को पंप करना। ठीक है, पंप होगा तभी यह सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। ओके, तो ब्लड को पंप करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, इसका दूसरा कार्य होता है ब्लड का, यानी कि रक्त का संचरण करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि जो हृदय होता है वो किस प्रकार ब्लड को पंप करता है और किस प्रकार उसको सर्कुलेट करता है, यानी कि कैसे तो ये रक्त को पंप करेगा और उसका संचरण किस प्रकार से करता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? हृदय के बारे में पढ़ा। और देखते हैं कि हृदय के बारे में, कि हृदय होता है, उसमें हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी कि हृदय को 4 कक्षों में डिवाइड किया जाता है। कक्ष मतलब इसमें बोलते हैं 4 चैम्बर। ठीक है, अब कौन से हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो ये मानव हृदय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ये कौन कौन से कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं, उनको कहते हैं आलिंद, यानी कि 2 तो पाए जाते हैं आलिंद और 2 पाए जाते हैं निलय। क्या पाए जाते हैं? निलय। आलिंद को बोलते हैं एंट्रियम। ठीक है, और निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो हृदय को 4 कक्षों में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसके 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें से 2 तो होते हैं आलिंद और 2 होते हैं निलय। ठीक है, आलिंद को बोलते हैं एंट्रियम और निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये इसके 4 कक्ष हो गए। और ये आलिंद होते हैं, तो ये आलिंद होता क्या है? ये ऊपरी कक्ष होते हैं, जो अपेक्षाकृत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। अपेक्षाकृत का मतलब नीचे वाले कक्ष से छोटे होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ओके, और जो निलय होता है, इनके वेंट्रिकल होते हैं, ये नीचे वाले कक्ष होते हैं, निचले कक्ष होते हैं। ठीक है, नीचे वाले कक्ष होते हैं,
जो अपेक्षाकृत कैसे रहते हैं, बड़े रहते हैं, अपेक्षाकृत बड़े रहते हैं। ओके, आगे समझ। तो दो आलंद में इनको वापस से डिवाइड करेंगे तो दो आलंद होते हैं, एक तो होता है बायां आलंद और एक होता है दायां आलंद। यानी कि लेफ्ट एंट्रियम और राइट एंट्रियम। ठीक है, इसी प्रकार जो निलय होते हैं वो आगे जाके डिवाइड होते हैं, बायां निलय और दूसरा होता है दायां निलय। बायां निलय कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल और दायां निलय कहलाता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस प्रकार हृदय को 4 कक्षों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया ना। जो आलंद होते हैं वो ऊपरी कक्ष होते हैं और निलय होते हैं वो निचले वाले कक्ष होते हैं। आलंद अपेक्षाकृत छोटे होते हैं बजाय किसके, निलय से। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार आपको मैं हृदय का डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं कि जो आलंद और निलय कहां पे स्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी बुक में जो डायग्राम दे रखा है उससे आप कभी भी नहीं समझ पाओगे, लेकिन आपको वो डायग्राम याद रखना जरूरी है। एग्जाम में यदि आता है तो आपको वही डायग्राम बनाना है, लेकिन आपको समझाने के लिए इजी वे में मैं आपको बहुत सिंपल सा डायग्राम बना के बता रहा हूं। ठीक है, उसी से आप समझ पाओगे कि हृदय कैसे वर्क करता है और हृदय के कौन कौन से पार्ट कहां पे स्थित होते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो आपको याद रखने के लिए, समझने के लिए उस डायग्राम का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके बुक वाले डायग्राम से आप कभी नहीं समझ पाओगे। ओके ना, तो मैं बना रहा हूं उस डायग्राम पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं जो मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया है। ठीक है, डायग्राम में देखो तो फिर। तो मैंने बताया था, आप पहले तो ये देख लो, ऐसे नहीं। अच्छा, आपको पता है हार्ट को हम दिल बोलते हैं, आपको याद रखने के लिए। ठीक है, मैं दिल जैसी शेप बना रहा हूं, दिख गया। तो ये होता है आपका हार्ट, जो मैंने बनाया ना, ये होता है हार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट। हार्ट में मैंने क्या बताया था, हार्ट के कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो ये कर दिए मैंने 4 चैम्बर, एक वाला, 2, 3 और 4। ऊपर वाले चैम्बर कौन से कहलाते हैं, ऊपर वाले चैम्बर कहलाते हैं आलंद। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, आलंद कहलाते हैं। लेकिन मैंने बताया था आलंद 2 होते हैं, एक तो होता है राइट वाला और एक होता है लेफ्ट वाला। ठीक है, तो ये क्या हार्ट है। ठीक है, तो आपको ये सोच के चलना है कि ये आपका हार्ट है। तो आपको जो सामने से दिख रहा है तो आपका ये राइट वाला ये नहीं होगा, ये होगा लेफ्ट वाला। ठीक है, और आपको जो यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहा है ये होगा राइट वाला। समझ में आ गया। यानी कि बाया होता है वो तो ये वाला होता है और दाहिना होता है वो इधर की साइड का होता है। समझ में आ गया। तो ये वाला होता है बाया आलंद, बाया आलंद, और ये वाला होता है दाया आलंद। दिख रहा है क्या, अब देखिएगा, देखो। ठीक है, ये वाला हो गया बाया आलंद और ये वाला हो गया दाया आलंद। ठीक है, अब ये वाला होते हैं, नीचे वाले पार्ट होते हैं वो कौन से कक्ष होते हैं, वो होते हैं निलय होते हैं। 2 निलय पाए जाते हैं जो आलंदों से कैसे रहते हैं, बड़े रहते हैं। तो ये वाला हो गया बाया निलय, ये हो गया बाया निलय, और ये वाला हो जाता है, यहां पर दिख रहा है क्या, ये हो जाता है दाया निलय, ये होता है दाया निलय। वापस से बनाऊंगा। ठीक है, अभी तक यहां तक देख लो। और मैंने बताया था जो हृदय होता है वो एक पेशी से बना हुआ मांसल भाग होता है। तो ये पेशी से बना होता है। ठीक है, पेशी ऊतक से बना होता है, मांस का बना होता है, खोखला होता है। इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, और इसके ऊपर हृदय आवरण पाया जाता है जो दोहरी झिल्ली नुमा संरचना से बना होता है। तो वो कैसे होता है, वो जैसे ये हृदय के चारों बगल, ठीक है, हृदय को पूरा कवर करता है ऐसे करके। तो ये बाहर जो मैंने आउटलाइन बनाई है ये होता है पेरिकॉर्डियम। क्या कहलाता है, पेरिकॉर्डियम कहलाता है। इसको बोलते हैं हृदय आवरण। और इस हृदय आवरण के अंदर ही क्या भरा रहता है, हृदय आवरणीय द्रव भरा रहता है, यानी कि पेरिकॉर्डियल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, और यह द्रव क्या काम करता है, यह हार्ट को भारी आघातों से बचाता है, यानी कि यह हृदय की भारी आघातों से क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया दायां निलय, ये बायां, ये हो गया दायां आलंद और बायां आलंद। ठीक है, अब जो हृदय है इसको हम लंबवत रूप में यदि डिवाइड करें, ऐसे मैंने आपको लाइन खींची है यहाँ पे, ये पूरी एक लंबवत रूप में यदि डिवाइड करें तो इधर की साइड हो जाता है
दाया पार्ट और दरगिसाया हो जाता है बायां पार्ट। ठीक है, तो दाएं पार्ट में क्या हो गया, एक तो हो गया दाया आलंद और एक हो गया दाया निलय। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। और बाएं पार्ट में हो गया बाया आलंद और एक हो गया बाया निलय। ठीक है, तो ये जो दोनों पार्ट होते हैं यानी कि राइट वाला और लेफ्ट वाला, इनके बीच में एक पेशी झिल्ली पाई जाती है। कौन सी पेशी झिल्ली पाई जाती है, यानी कि मसल्स मेम्ब्रेन पाई जाती है इनके बीच में। ठीक है, जो क्या करती है, लंबवत रूप से हेड को दो पार्टों में डिवाइड करती है। एक पार्ट होता है राइट वाला और एक पार्ट होता है लेफ्ट वाला। ठीक है, आगे ना समझ, तो ये अभी मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब इससे आगे वाला पार्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो एक बार मैं आपको पूरा डायग्राम बना के अच्छे से समझा देता हूं ताकि आपको डायग्राम में आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। ओके ना, बाकी आपको पीडीएफ तो रोज अवेलेबल हो ही जाती है। आपको करना क्या होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको पीडीएफ अवेलेबल के नीचे जो ब्लू कलर की लिंक होती है उस पर क्लिक करके पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी होती है। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो पीडीएफ तो आपको मिल जाती है, आपके नोट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपका मेन यहाँ पे पढ़ने का उद्देश्य होता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी बुक में दे क्या रखा है। ओके, तो ये मैं एक बार मिटा देता हूं और मिटाने के बाद आपको बड़ा वाला एक डायग्राम बनाता हूं हार्ट का। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छे से कि हार्ट किस प्रकार से वर्क करता है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उसके बाद में तो आपको लिखाऊंगा तो कम, लेकिन मैं बोल के आपको समझाऊंगा ज्यादा। ठीक है ना, आ गया समझ। तो मैं मिटा देता हूं। तो मैं आपको हृदय का एक फिर से डायग्राम बनाता हूं बड़ा सा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वापस से हम बनाते हैं। तो वापस से ये शेप बन गई, फिर से दिल वाली शेप बन गई, बन गई ना। ओके, तो ये शेप बन गई, दिल वाली शेप बन गई। तो आपको ऐसी शेप बनानी है और आपको याद रखना है। तो मैंने बताया था हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 कक्ष होते हैं। तो मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। 2 कितने होते हैं, आलंद होते हैं, ऊपर वाले होते हैं जो क्या नीचे वालों से छोटे होते हैं। ठीक है, नीचे वाले बड़े होते हैं, उनको बोलते हैं निलय। तो 2 आलंद होते हैं। तो ये वाला हो गया बाया पार्ट बताया था मैंने, तो ये हो गया बाया आलंद, बाया आलंद। और ये हो गया दाया आलंद, आलंद। आलंद को क्या बोलते हैं, एंट्रियम। तो ये हो गया राइट एंट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एंट्रियम। ठीक है, और ये होता है निलय। तो ये हो गया दाया निलय, दिख तो रहा ना आपको साफ एकदम। और ये हो गया बाया निलय, निलय। ठीक है, यानी कि राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरह से 4 पार्टों में डिवाइड होता है। और जो भारी आवरण होता है, मैंने भी बताया था, भारी आवरण क्या कहलाता है, पेरिकार्डियम कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, हृदय आवरण बोलते हैं। उस हृदय आवरण में ही क्या पाया जाता है, हृदय आवरणीय रस पाया जाता है, यानी कि फ्लूइड पाया जाता है, जो क्या काम करता है, जो हमारे हृदय को भारी आघातों से बचाता है। ठीक है, यानी कि जो भारी शॉक लगते हैं, इम्पैक्ट लगते हैं, उनसे ये रक्षा करता है। ये तो हो गया। और ये किससे बना होता है, यह एक भित्ति से बना होता है। ठीक है, जिसमें झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। इसके अलावा ये लंबवत रूप से, यदि हृदय को हम लंबवत रूप से 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है राइट वाला पार्ट और ये बन जाता है लेफ्ट वाला पार्ट। तो ये हो गया दाया आलंद और दाया निलय, बाया आलंद और बाया निलय। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने वाली एक संरचना होती है, इसको बोलते हैं पेशी झिल्ली। क्या बोलते हैं, पेशी झिल्ली। ये तो होती है पेशी झिल्ली। ठीक है, तो ये हो गया हृदय आवरण, यानी कि पेरिकार्डियम। ठीक है, आ गया ना समझ। तो मैंने आपको ये बता दिया है। और इसमें अब आगे देखते हैं, तो बाया आलंद और बाया निलय होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के लिए इसमें एक बाइकस्पिड बाल होता है, यानी कि द्विबलनी कपाट होता है। ठीक है, यहाँ पर द्विबलनी कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया द्विबलनी कपाट होता है। ये द्विबलनी कपाट क्या कार्य करता है, कि बाया आलंद और बाया निलय, यानी कि लेफ्ट वाला एंट्रियम और लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल होता है, उन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। ओके, और इसी तरह से दाया आलंद और दाया निलय को जोड़ने का कार्य करता है, वो होता है त्रिबलनी कपाट। कौन सा, त्रिबलनी कपाट। तो ये वाला कपाट होता है द्विबलनी कपाट, द्विबलनी कपाट। कपाट क्या बोलते हैं, बाल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है माइट्रल वाल्व। कौन सा, माइट्रल वाल्व। ओके, और ये किसके बीच में होता है, ये आलंद यानी एंट्रियम और निलय यानी कि वेंट्रिकल के बीच में होता है। किसके बीच में,
एंट्रियम एवं वेंट्रिकल के बीच में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं, ये लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व। तो आ गया समझ। तो ये बायां एंटी वेंट्रिकुलर जो वाल्व होता है इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये बाई साइड में होता है और इसके साथ ये एंट्रियम और वेंट्रिकल यानी कि आलंद और निलय को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका नाम बना एंट्री वेंट्रिकुलर। इसको हम ले सकते हैं एंट्रियम प्लस वेंट्रिकल, तो इन दोनों से बनता है एंटी वेंट्रिकुलर। ठीक है, तो आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये नाम कहां से आया, इतना बड़ा नाम को हम कैसे याद रखेंगे। लेकिन यदि आपको पता है कि आलंद और निलय को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो तो आपको बहुत आसान होगा इनकी टर्म को याद करना। आगे ना समझ। तो ये होता है दोबलनी कपाट, और जो दाया आलंद और दाया निलय होता है उसको जो जोड़ने का कार्य करता है वो होता है त्रिबलनी कपाट। इसका नाम क्या होता है, त्रिबलनी कपाट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और ये होता है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है कि ये सब कैसे होते हैं और कहां कहां पाए जाते हैं। तो त्रिबलनी कपाट और द्विबलनी कपाट का कार्य तो ये होता है कि ये इन दोनों को जोड़ते हैं, और इसी के साथ इनका जो मेन कार्य होता है वो होता है कि ये रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। ठीक है, यदि जो ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर से नीचे होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे होता है, तो इनका कार्य होता है कि ये रक्त को वापस से नीचे से ऊपर नहीं जाने देंगे, यानी कि ये रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो ब्लड का फ्लो होगा यानी कि रक्त का प्रवाह होगा ये होगा ऊपर से नीचे की तरफ ही होगा, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, नीचे से ऊपर कभी नहीं होगा। तो ये नीचे से ऊपर क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच में क्या लगे रहते हैं, बाल्ब लगे रहते हैं। ठीक है, एक तो होता है ट्राइकस्पिड बाल्ब जो राइट साइड में होता है, और एक होता है बाइकस्पिड बाल्ब जो लेफ्ट साइड में होता है। समझ में आ गया, यानी कि त्रिबलनी कपाट और द्विबलनी कपाट। तो ये कहां पे स्थित होते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो त्रिबलनी कपाट होता है वो दाएं आलंद और दाएं निलय के बीच में होता है, और जो द्विबलनी कपाट होता है वो बाएं आलंद और बाएं निलय के बीच में होता है। ठीक है, आ गया समझ। अच्छा, एक बात और है, हम लोग जानते हैं जो हार्ट की जो आवाज होती है यानी कि हृदय की आवाज होती है उसको हम लोग ये सोचते हैं कि हार्ट है वो धक धक वाली आवाज करता है, जबकि वो धक धक आवाज नहीं करता है। उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं लब डब। क्या बोलते हैं, लब डब। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं। हार्ट का जो साउंड होता है, हार्ट साउंड, यानी कि जो हृदय की आवाज होती है, हृदय की आवाज, हृदय की आवाज किस प्रकार की होती है, तो हृदय की आवाज होती है वो लबडब वाली आवाज होती है, यानी कि हृदय लबडब आवाज करता है। और लबडब आवाज क्यों होती है, जब ये दोनों बाल्ब होते हैं बंद एवं चालू होते हैं, यानी कि खुलते हैं। ठीक है, खुलते हैं। तो कपाटों के बंद एवं खुलने के कारण क्या होती है, ये लबडब वाली आवाज होती है, और इसी आवाज को क्या बोलते हैं, हृदय की आवाज यानी कि हार्ट साउंड कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो हार्ट होता है वो हमारा किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ हार्ट। मैंने बताया था कि फंक्शन ऑफ हार्ट क्या होते हैं। हार्ट क्या करता है, पंप करने का काम करता है ब्लड को, और इसके साथ ही ये ब्लड को सर्कुलेट यानी कि संचरण करने का भी कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये कार्य किस प्रकार से करता है उसके बारे में अब आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अभी जो इस डायग्राम के अलावा जो मैंने लिखा है ये मैं मिटा रहा हूं। ओके, अब आप एक बात सोचिए कि हम ये तो पढ़ रहे हैं कि जो हार्ट है वो कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है, मैं आपको बुक से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि हार्ट हमारा किस प्रकार से वर्क करता है। ओके, और ये सोचिए कि ये चालू कैसे होता है, यानी कि शुरुआत कैसे होती है। हम जानते हैं कि हार्ट का कार्य होता है वो ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, लेकिन जो पंप होता है वो बिना किसी पावर के कैसे चालू हो सकता है। ठीक है, जैसे अपना बिजली वाला पंप होता है वो पानी फेंकने का कार्य करता है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार इस हार्ट को ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से यह हार्ट हमारा पंप करता है। तो पंप होने की शुरुआत क्यों होती है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको समझा देता हूं।
हमारा जो दायां वाला आलंद होता है यानी कि राइट ऑरिकल्स होता है, इसको एंट्रियम भी बोलते हैं और एंट्रियम को ही हम ऑरिकल से बोलते हैं, यानी कि आलंद को हम एंट्रियम और इसके साथ ऑरिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो दायां वाला जो आलंद होता है यानी कि ऑरिकल यानी कि एंट्रियम होता है। ठीक है, कौन सा वाला? दायां वाला, दायां आलंद। तो दायां आलंद में एक संरचना पाई जाती है एस ए नोड। क्या? एस ए नोड। इस एस ए नोड की फुल फॉर्म क्या होती है? एस की फुल फॉर्म होती है साइनो और ए की फुल फॉर्म होती है ऑरिकुलर, साइनो ऑरिकुलर नोड, कुलर नोड। ठीक है, एक ऐसे नोड पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? ये ऐसे नोड ही होता है जो हार्ट बीट को उत्पन्न करता है। किसको? हार्ट बीट, यानी कि जो हृदय की धड़कन को उत्पन्न करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये होती है हृदय की धड़कन, धड़कन। ठीक है, तो हृदय की धड़कन को उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है ऐसे नोड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यही ऐसे नोड होता है, ये क्या करता है? ये ब्लड की पंपिंग को क्या करता है? संचालित करता है। ठीक है, पंपिंग को संचालित करता है, पंपिंग को संचालित करता है। यानी कि जो हार्ट को पंप करना स्टार्ट करने के लिए ये किसकी जरूरत पड़ती है? ऐसे नोड की जरूरत पड़ती है। तो ये ऐसे नोड ही यह काम करता है, इसलिए इस ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? हम पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस मेकर, पेस मेकर। इसको हिंदी में बोलते हैं गति निर्धारक। क्या? गति निर्धारक। ठीक है, तो ये पेस मेकर होता है। यही पेसमेकर हार्ट को चालू करने का कार्य करता है, यानी कि इस पेसमेकर के द्वारा पावर जनरेट की जाती है। तो बहुत हाई वोल्टेज की पावर हमारे जो हार्ट के अंदर जनरेट होती है, तो उसी के कारण जो हार्ट है वो पंप करना स्टार्ट करता है। यदि हार्ट पंप करेगा तो हुआ क्या? यदि हार्ट है वो पंप करेगा तो जो आलंद वाला पार्ट होता है, यानी कि ऊपर वाले जो आलंद होते हैं, ये तो क्या करते हैं? ये तो क्या फैलते हैं, ये फैलते हैं, यानी कि इनको बोलते हैं शिथिलन, शिथिलन, शिथिलन। ठीक है, और शिथिलन को इंग्लिश में बोलते हैं हम डायस्टॉल। क्या बोलते हैं? डायस्टॉल। डायस्टॉल और सिस्टॉल मैंने आपको बताए थे ना। ठीक है, ब्लड प्रेशर पढ़ाया था तब। तो ये तो क्या करते हैं? आलंद होते हैं वो फैलते हैं, और जो निलय होते हैं, निलय, ये क्या करते हैं? संकुचित होते हैं। क्या करते हैं? संकुचित होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस्टॉल, सिस्टॉल। तो इसी सिस्टॉल एवं डायस्टॉल यानी कि जो हृदय के पंप करना, यानी कि निलयों के संकुचित होने और आलंद के फैलने यानी कि शिथिलन के कारण ही जो रक्त होता है वो विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ब्लड की पंपिंग होती है वो हृदय के द्वारा की जाती है। तो मैं समझता हूं ये आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, और अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो हृदय है, हमने क्या किया? हार्ट को हमने स्टार्ट कर दिया, यानी कि हार्ट क्या है? पंप है। तो पंप को हमने स्टार्ट कर दिया किसके द्वारा? ऐसे नोड के द्वारा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये ब्लड को पंप किस प्रकार से करेगा? ये ब्लड को पंप करेगा कि जो ये वाला नीचे का हिस्सा है निलय वाला, ये तो क्या है? पिचकेगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा पिचकेगा तो ये वाला हिस्सा फूलेगा, तो इसमें क्या है? ब्लड आ जाएगा। तो इसमें ब्लड आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब बहुत सारा ब्लड बढ़ जाएगा तो ये वाले कपाटे खुल जाएंगे, तो कहां पे आ जाएगा? ब्लड निलय में आ जाएगा। और जब निलय संकुचित होगा तो ब्लड इनमें से निकल के धमनी और स्राव के द्वारा अंगों एवं वापस हृदय तक लाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये मैं अभी मिटा देता हूं। ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो ये क्या था? ये था ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं कि हृदय है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो हृदय किस प्रकार से वर्क करता है, यानी कि कार्य करता है, कार्य करता है। तो मैंने आपको जब श्वसन तंत्र पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो फेफड़े होते हैं, ये फेफड़े हुए। ठीक है, मैंने बताया था कि फेफड़े होते हैं, तो फेफड़ों में क्या? कूपकाएं पाई जाती हैं, और इन कूपकाओं में क्या होती है? रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, और इन रक्त वाहिनियों में क्या होता है? रक्त होता है, रक्त होता है ना। तो इसी रक्त में से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन गैस को अवशोषित किया जाता है। इसके साथ पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ठीक है,
तो जब ऑक्सीजन गैस इस रक्त में मिल जाती है तो ये क्या हो जाता है, रक्त क्या है, शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध रक्त को आगे जाके कहां पहुंचाया जाता है, इनको पहुंचाया जाता है अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि शुद्ध रक्त को, ठीक है, ये वाली शुद्ध रक्त को कौन लेके आती है, शुद्ध रक्त को लेके आती है धमनी। ठीक है, लेके आती है ना धमनी। अब कौन सी धमनी है ये बाद में बताऊंगा। तो शुद्ध रक्त है वो आगे पहुंच गया बॉडी में, यानी कि शरीर में आ गया, और शरीर में किस में पहुंच गया, ये पहुंच गया अंगों में, और अंगों में ये किस में पहुंच गया, ऊतकों में। ठीक है, ठीक है, जो ये शुद्ध रक्त होता है, यहां पे कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड, यानी कि जो ऑक्सीजनित रक्त होता है वो शुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त हो गया, अब किसमें पहुंच गया, ये शरीर के अंगों और ऊतकों में पहुंच गया। तो इस रक्त में से आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है, और इसके बाद जो रक्त बचता है वो होता है बी ऑक्सीजनित, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का अभाव पाया जाता है। और मैंने बताया था जो बी ऑक्सीजनित रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन का अभाव पाया जाता है वो रक्त कैसा रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है। ठीक है, कैसा, अब यहां पर कैसा रक्त हो गया, ये हो गया अशुद्ध रक्त। ठीक है, अब मैंने बताया था अशुद्ध रक्त को कौन ले जाता है, तो अशुद्ध रक्त को स्राव यानी कि वेन से ले जाने का कार्य करती हैं। तो इस अशुद्ध रक्त को कहां पहुंचाया जाएगा, इसको पहुंचाया जाएगा दाएं वाले आलिंद में। किसमें, दाएं वाले आलिंद में पहुंचाया जाएगा। तो उसके लिए मेरे को ये मिटाना जरूरी है। ठीक है, अब मैं ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं। अब आप समझते जाइए कि हमारा जो हार्ट है वो किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, तो अब पहुंच गया अशुद्ध रक्त पहुंच गया। अब अशुद्ध रक्त को महाश्रा के द्वारा, किसके द्वारा, महाश्रा, क्योंकि अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, स्राव में बहता है। तो एक महाश्रा होती है जिसका नाम होता है वेना केव। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेना केव। तो इस महाश्रा के द्वारा इस रक्त को कहां पहुंचा दिया जाता है, तो ये रक्त पहुंच गया साहब दाएं आलिंद में। किसमें पहुंच गया, दाएं आलिंद में। गलत हो गया क्या, अच्छा वापस से मिटा देता हूं उसको। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो अच्छे से दिख रहा होगा, काफी बड़ी नस बन गई। ठीक है ना, क्योंकि रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों में बहता है। तो रक्त वाहिनियां दो बताई थी, धमनी और सिराएं। स्राव में अशुद्ध और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। तो ये महाश्रा से ये रक्त होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है कहां पहुंच गया, ये दाएं आलिंद में पहुंच गया। अब दाएं आलिंद में जब रक्त इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो इकट्ठा होने के बाद इस पे क्या ज्यादा रक्त हो जाता है, तो ये ट्राइकस्पिड बाल होता है, यानी जो त्रिवर्णी जो कपाट होता है, ये त्रिवर्णी कपाट क्या है, खुल जाता है। और खुलने के बाद ये अशुद्ध रक्त होता है कहां पहुंच जाता है, दायां निले में पहुंच गया। तो यहां पे पहुंच गया अशुद्ध रक्त। ठीक है, ये अशुद्ध रक्त होता है, ये यहाँ पे पहुंच जाता है। और जब दायां निलय संकुचित होगा, ठीक है, जब हमारा हार्ट पंप करता है, दो तरह से करता है, डायस्टोल और सिस्टोल, यानी कि एक बार जो संकुचित होगा और एक बार फैल जाएगा। तो संकुचित होगा यानी कि सिस्टोल होगा, और जो फैल जाएगा यानी कि डायस्टोल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा निलय क्या करता है, हमारा निलय संकुचित होता है। ठीक है, मैंने बताया था जो वेंट्रिकल होते हैं वो क्या करते हैं, संकुचित होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो आलिंद यानी कि एंट्रियम होते हैं, ऑरिकल्स होते हैं, वो शिथिलन करते हैं, यानी कि फैलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डायस्टोल। जब दाएं निलय में अशुद्ध रक्त भरा हुआ है, यदि ये दाएं निलय संकुचित होगा, तो संकुचित होने के कारण यहाँ पर कौन के बाल्ब होता है, ठीक है, उस कौन के बाल्ब से ये रक्त निकल जाता है। ठीक है, ये निकल गया आगे। अब ये यहां पर पहुंच गया, अशुद्ध रक्त पहुंच गया। ठीक है, अब अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए कहां पे पहुंचाया जाएगा, फेफड़ों में पहुंचाया जाएगा। बताया था ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है और इसको शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन हमें कहां मिलेगी, फेफड़ों में मिलेगी। तो इसको हम पहुंचा देंगे फेफड़ों में। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फेफड़े, फेफड़े यानी कि लंग्स। ठीक है, तो ये वाला जो अशुद्ध रक्त है वो किसमें पहुंच गया, ये पहुंच गया फेफड़ों में। और ये फेफड़ों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, एक बार बताइए। मैंने बताया था अशुद्ध रक्त बहता है किसमें, स्राव में, लेकिन एक ऐसी धमनी बताई थी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहां पर जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, कौन सी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जो अशुद्ध रक्त होता है उसको किसमें पहुंचा दिया जाता है, फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। अब फेफड़े क्या काम करेंगे,
तो इन फेफड़ों में ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया जाता है रक्त के साथ, तो रक्त कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जब मैंने आपको लंग्स पढ़ाया था श्वसन तंत्र में, तब मैंने बताया था फेफड़ों का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है रक्त का प्योरिफिकेशन करना, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। और शुद्धिकरण रक्त होता कैसे, इसमें ऑक्सीजन को घोल दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें ऑक्सीजन घुल चुकी है, तो यहां पर जो रक्त होगा, यहां पर तो यहां पे रक्त होगा, कौन सा होगा, शुद्ध रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा। कौन सा रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा। तो शुद्ध रक्त में क्या होता है, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिल गए, तो ये होगा ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित रक्त होगा। ठीक है, अब आप ये सोचिए इस शुद्ध रक्त को हम वापस किस में पहुंचाएंगे, शुद्ध रक्त को वापस पहुंचाएंगे हार्ट में, यानी कि हृदय में। तो मैंने बताया था कि हृदय की ओर जो रक्त वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को ले जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, धमनी कहलाती हैं। ठीक है, तो इस रक्त को वापस पहुंचाएंगे हृदय में। ठीक है, तो कहां से पहुंचाऊं, मैं ऐसे क्रॉस करके पहुंचा देता हूं। ये पहुंच गया, ये पहुंचता है साहब बाएं आलिंद में। ठीक है, तो ये पहुंच गया बाएं आलिंद में। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एकदम बिल्कुल अच्छे से आ भी जाएगा, बिल्कुल नहीं भूल पाओगे कभी भी। ठीक है, तो इस फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त होता है, इस शुद्ध रक्त को किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, इसको पहुंचाया जाता है महाधमनी के द्वारा। महाधमनी, महाधमनी को बोलते हैं आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो महाधमनी के द्वारा फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त होता है उसको बाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। तो यहां पर पहुंच गया शुद्ध रक्त, कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त पहुंच गया। ठीक है, आगे वही सेम सिस्टम होगा, शुद्ध रक्त यहाँ पे बाएं आलिंद में भर जाएगा। इसके बाद जो ये दोबलनी कपाट होता है, यहाँ पे हो गया त्रिबलनी कपाट, यहाँ पे होता है दोबलनी कपाट। ठीक है, बताया था बायां आलिंद और बाएं निले को जोड़ने का काम करता है दोबलनी कपाट। तो दोबलनी कपाट यानी कि बाइकस्पिड बाल है वो खुल जाते हैं, तो रक्त जो शुद्ध रक्त होता है वो पहुंच गया यहाँ पे बाएं निले में। यहां तक समझ में आ गया। यहां तक जब रक्त पहुंच जाता है तो इसके बाद फिर से निलय क्या करता है, संकुचित होगा, और संकुचित होने के कारण यहां पर से फिर से कॉनकेव वाल्व होते हैं। ठीक है, तो वो वाल्व खुल जाते हैं। तो यहां पर कौन सा रक्त आ गया, यहां पर आ गया शुद्ध रक्त वापस से, शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त का कार्य क्या होता है, शुद्ध रक्त को कहां पहुंचा दिया जाता है, शुद्ध रक्त में क्या होते हैं, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व होते हैं जिनकी जरूरत कहां पे पड़ेगी, अंगों एवं ऊतकों को पड़ेगी। तो इस शुद्ध रक्त को वापस पहुंचा देता है बॉडी और अंगों और ऊतकों में। तो ये मैं यहां से पहुंचा देता हूं। ठीक है, अब शुद्ध रक्त पहुंच गया यहां पे। तो इस शुद्ध रक्त को बॉडी एवं अंगों और ऊतकों में कौन पहुंचाएगा, मैंने बताया था शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में, लेकिन एक ऐसी स्राव भी बताई थी जो शुद्ध रक्त को अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिसका नाम होता है फुफ्फुसीय स्रा। तो ये वाली जो स्रा होती है ये होती है फुफ्फुसीय स्रा। यहां पे लिख देता हूं फुफ्फुसीय स्रा, यानी कि जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या कार्य करती है, वो शुद्ध रक्त को हृदय से किसमें पहुंचाने का कार्य करती है, शरीर के अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। वापस से शुद्ध रक्त होता है वह बॉडी एवं अंगों ऊतकों में पहुंच गया। यहां से ये अंग एवं ऊतक आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं। वापस से रक्त हो जाता है अशुद्ध रक्त हो जाता है। अशुद्ध रक्त को वापस से महास्राव के द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। यहां से दाएं नीले में पहुंचता है, फुफ्फुसी धमनी से फेफड़ों में पहुंचता है, फेफड़े शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त वापस से आता है बाएं आलिंद में, फिर बायां निलय, और बायां निलय के बाद शुद्ध रक्त पहुंच जाता है वापस से बॉडी एवं अंग एवं ऊतकों में। आ गया समझ। इसी प्रकार से यह साइकिल चलता रहता है। क्या चलता रहता है, साइकिल। साइकिल को बोलते हैं हम चक्र। ठीक है, तो इस चक्र को कहा जाता है हृदय चक्र। हृदय चक्र कहा जाता है, और यह हृदय चक्र होता है हमारे शरीर में इसी तरह से लगातार चलता रहता है। और इस हृदय चक्र को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया है। अब आपको हमेशा ये याद रखने की जरूरत होती है, जो दायां आलिंद होता है, इस दायां आलिंद में हमेशा कौन सा रक्त आएगा, अशुद्ध आएगा। दायां आलिंद में हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवेश करेगा, और जो बायां आलिंद होगा इसमें हमेशा शुद्ध रक्त प्रवेश करेगा, शुद्ध रक्त। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। मैंने जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो हमारा हार्ट होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है,
किस प्रकार से पंप करता है ये मैंने आपको बता दिया कि पंप करना स्टार्ट किससे करता है, ऐसे नोड के द्वारा ये पंप करना स्टार्ट करता है और इसी ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है, ये पेसमेकर होता है जो क्या करता है, हार्ट को उत्तेजित करने का कार्य करता है। समझ में गया, उसी से क्या है हार्ट पंप करेगा और पंप करने से ही हार्ट के जो ऊपर वाले भाग यानी कि जो आलंद और नीचे वाले भाग जो नेले होते हैं, तो नीचे वाले भाग सिकुड़ेंगे और ऊपर वाले भाग होते हैं वो फैल जाएंगे। ठीक है, यानी कि शिथिलन की स्थिति में आ जाएंगे। तो नेले होते हैं वो क्या करते हैं, सिस्टोलिक करते हैं और जो आलंद होते हैं वो डायस्टोल की प्रक्रिया अपनाते हैं। समझ में तुमको आ गया होगा बहुत शानदार तरीके से। मैं समझता हूं कि हार्ट है एकदम आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसका फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। तो आज आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो वो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आपका जो हार्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें एक बात आपको बताने की रह गई है, जो अपना जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मैंने आपको उसमें बताया था। ठीक है, और ये दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहलाता है, जो हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट में यानी कि हृदय में जो रक्त होता है वो 2 बार प्रवेश करता है। 2 बार प्रवेश कैसे करता है, एक बार तो अशुद्ध रक्त होता है वो प्रवेश करता है और दूसरी बार में शुद्ध रक्त होता है वो प्रवेश करता है। यानी कि हमारा हार्ट शुद्ध और अशुद्ध रक्त को दोनों को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसे दोहरा संचरण भी कहते हैं, यानी कि डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, अब ये होता कैसे, क्योंकि जो एक बार तो रक्त होता है वो शरीर से हृदय तक पहुंचता है, अशुद्ध रक्त पहुंचता है। ठीक है, और हृदय से एक बार शुद्ध रक्त होता है वो वापस किसमें पहुंचता है, शरीर में पहुंचता है। तो इस तरह से ये दोहरा संचरण हो गया। ओके, समझा गया ना। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं और कल की क्लास में मैं आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। ठीक है, और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक ही किया करो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा देना जिससे आपको चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और बच्चों तक शेयर करो। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट है 10th क्लास वाले, आपके जितने भी फ्रेंड है सबको बताओ। ठीक है, ताकि वो इस चैनल के साथ जुड़ सकें एवं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें, क्योंकि अभी स्कूलों का कोई पता नहीं है कि स्कूल कब खुलने वाले हैं। ओके, तो इसलिए आप घर बैठे अपनी पढ़ाई करें और खुश रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है, अपन मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में। ओके।